हाँ जी। सो आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्सेशन। देखिए ये जो सब्जेक्ट है आज पूरा समझेंगे कि इस सब्जेक्ट में हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्योंकि ये दिखता कुछ और है और एक्चुअल में है कुछ और। तो इसलिए इस सब्जेक्ट को समझना ही बड़ा ज़रूरी है कि इस सब्जेक्ट में है क्या, भाई पढ़ना क्या है अपने को। आप इधर वाले पे आ जाओ ताकि। तो ये सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे वो जानेंगे, हमारा सिलेबस कैसा है, क्योंकि इंटर से काफ़ी अलग है ये डायरेक्ट टैक्स आपके लिए। तो क्या क्या अलग है, क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें जानने वाले हैं इस सब्जेक्ट के अंदर पेपर नंबर 15 में। जैसा कि आपको पता है कि हमारी दो बुक होने वाली, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ये जो दो बुक्स है इसकी डिज़ाइनिंग कैसे है इसमें समझते हैं। देखिए ये जो बुक है और ये जो आईसीएमआई की बुक है, इसका इंडेक्स भी अगर आप देखोगे तो आपको अलग अलग मिलेगा। मीन्स आईसीएमआई की बुक के अंदर चैप्टर्स कम है, बट इसमें हमने चैप्टर्स ज़्यादा डाल रखे हैं। देखिए ये वाली जो बुक है ये आपकी क्वेश्चन बैंक की बुक है, और ये जो दूसरी वाली बुक होगी वो होगी हमारी कंसेप्ट बुक, जिसके अंदर कंसेप्ट है। हालांकि कंसेप्ट को हम क्लास में भी लिखेंगे, 50% कंटेंट हम क्लास में लिखने वाले हैं, 50% कंटेंट बुक से पढ़ने वाले हैं। क्योंकि कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं कि जिनको लिख करके पढ़ा जाए तो ही बेटर समझ में आ पाता है आपको, तो उनको हम साथ में लिख करके पढ़ेंगे ताकि आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग आ पाए। तो आप इसके अगर बुक के इंडेक्स पर जाएंगे ना, तो कंसेप्ट बुक के इंडेक्स में आप देखोगे तो आपको पता चलेगा आपको कितने चैप्टर पढ़ने हैं। तो देर आर 33 चैप्टर्स। 33 चैप्टर्स है फाइनल के डायरेक्ट टेक्स्ट में। कुछ बहुत बड़े चैप्टर है, कुछ बहुत छोटे भी चैप्टर्स हैं। तो 33 चैप्टर्स इधर दिखेंगे। वहीं क्वेश्चन बैंक के अंदर अगर आप आते हैं तो इधर देखिए कितने चैप्टर्स दे रखे हैं, इधर 28 दे रखे हैं। ऐसा क्यों सर? कुछ चैप्टर्स क्वेश्चन बैंक में मैंने मर्ज कर दिए, जैसे असेसमेंट प्रोसीजर जो है, रिटर्न ऑफ इनकम है, बुक के अंदर अलग अलग है बट वहां पर मैंने मर्ज कर दिए उनके क्वेश्चंस, तो इसीलिए आपको चैप्टर्स कम ज़्यादा दिख सकते हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें क्वेश्चन ही नहीं है, बस वो एक पैराग्राफ है, तो फिर उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस करने की नीड नहीं होती, इसलिए आपको दोनों में डिफरेंस मिल सकता है। अच्छा, अब मैं बात करूं कि ये जो क्वेश्चन बैंक है, देखिए इसका प्रीवियस वर्जन और ये वाला वर्जन देखेंगे तो इसमें आपको पेजेस कम दिखेंगे। आप तो पेजेस कम होने का कारण ये, जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो भी सुन ले, कि इसमें मैंने फॉन्ट चेंज कर दिया। पहले वाला फॉन्ट और इस वाले फॉन्ट को कम करने की वजह से आपका जो ये पूरी लेंथ है इसमें 30% की कमी आ गई है। मतलब इसमें इवन नए क्वेश्चन बैंक में मैंने क्वेश्चंस बढ़ाए हैं, फिर भी टोटल नंबर ऑफ पेजेस कम हो गए पिछले वाले से। क्यों? ड्यू टू चेंजिंग इन फॉन्ट। बस फॉन्ट चेंज होने की वजह से आपका सेव हो गया और आपको भी लगता है कि कम पढ़ना पड़ेगा। मोटे वाले में मेंटल प्रेशर रहता है, इतना बड़ा पढ़ना है, इतना सारा पढ़ना है, तो इस वजह से आपको ऐसा लगेगा कि इसमें मुझे कम पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं हमारे कंटेंट की। को हम कंटेंट को कैसे पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, सारे चैप्टर्स मैं बताऊंगा, अभी नोट भी करेंगे अपन। पेपर नंबर 15 का पेपर अगर अपन देखें, एग्जाम में क्या पेपर आता है, उससे आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो ना, पेपर जरूर देखो उसका, क्योंकि जब तक पेपर नहीं देखोगे ना तो अंदाजा नहीं लगेगा किस टाइप की पढ़ाई करनी है। तो मैं यहाँ पे रीसेंट पेपर खोल रहा हूँ। मे बी पॉसिबल, ऐसा सुनाई दिया है या बताया कि एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है। ऑनलाइन में गुड आफ्टरनून नितिन, गुड आफ्टरनून शिवम, गुड आफ्टरनून मुस्कान। मुस्कान, शिवम, नितिन, आई थिंक आप ऑफलाइन वाले ही है, और बाकी लोग कब आ रहे हैं भाई ऑफलाइन? जो ऑनलाइन है वो तो ठीक है, आप तीन ऑफलाइन वाले हैं, तो आप लोग कब पधार रहे हैं? अच्छा, काफ़ी बच्चे मुझसे ये भी पूछते हैं कि सर, जो ऑनलाइन वाले हैं स्पेसिफिकली, कि सर हम ऑनलाइन ले या ऑफलाइन ले। देखो ऑफलाइन से बेटर कुछ नहीं है अगर मिल रहा है तो। जो भी रिकॉर्डेड पे जाता है या जो भी करता है उसकी मजबूरी होती है कि वो मूव नहीं कर सकता, उसका बिजनेस चल रहा है, कुछ चल रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, उस वजह से वो ऐसा करता है। तो पहला आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपको ऑफलाइन ही आना है। ठीक है, और फाइनल में तो बिल्कुल भूल जाइए कि रिकॉर्डेड बैकअप पे डिपेंड भी रहना है क्या। अगर आप रेगुलरिटी मेंटेन करोगे, आप देखो अगर आप चेक करोगे ना, आप देखो कि कोई बच्चा अगर 90% से ज़्यादा अटेंडेंस रख रहा है तो उसके फेल होने के चांसेस बिल्कुल कम होते हैं।
आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि यार ये तो रोज आता था, ये फेल कैसे हो गया, मिलेगा ही नहीं आपको। आपको ऐसे ही लोग फेल में मिलेंगे, हाँ ये तो आता भी तो नहीं था क्लास में, इसने क्लास ही पूरी कहाँ करी थी, इसका तो बैकअप ही बहुत ज़्यादा था। तो इसलिए रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है, तो रेगुलरिटी मेंटेन रखनी है आपको, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, ठीक है, आ ही रहा है नितिन, वेरी सून, ओके। चलिए अब इधर देखते हैं, देखो पेपर को आप देखोगे तो 2 2 मार्क्स के एमसीक्यू आ रहे हैं। पहले तो रीजन मांगते थे फाइनल में, अभी क्या है बस 4 में से बस चूज कर लो और बात खत्म हो गई। बट आप यहाँ पे एक चीज देखो, एमसीक्यू छोटा मोटा नहीं है, कैलकुलेशंस करनी पड़ रही है थोड़ी। आप इधर भी देखोगे तो ये छोटा आ गया, ये मतलब सेक्शंस भी थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सेक्शन से पूछता है। हालांकि जब आप इसको पढ़ लोगे ना तो बोलोगे सर ये आसान है, ये सब थोड़े से मतलब इंटर लेवल से, इंटर से तो ऑब्वियसली फाइनल में हाई देंगे, अदरवाइज तो फाइनल का मतलब ही क्या है। तो आप ये एमसीक्यूज देखोगे तो कुछ ये देखो, ये कितना बड़ा एमसीक्यू है। ये जो एमसीक्यूज आप देख रहे हो ना, इसमें से लगभग लगभग अगर आप सही पढ़ लेते हो तो मतलब आप 12 13 एमसीक्यू तक भी सही कर सकते हो। 12 to 13 एमसीक्यू आप सही कर सकते हो अगर आसानी से पढ़ लो। अब यहां पर देखो, एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी, अब पूछा क्या है वो देखते हैं एंड में। टोटल इनकम निकालनी है इस कंपनी की 2024-25। अब इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो मेन रोल आया पीजीबीपी का, लेकिन जब आप फाइनल का स्टडी मैट खोलते हो, ये रहा अपना स्टडी मैट, उसमें चेक करते हैं कि सर पीजीबीपी कहीं दे रखा है क्या, है ही नहीं। तो अब पीजीबीपी तो है ही नहीं सर, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, तो पढ़ना पड़ेगा आपको, मींस एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, अपने स्टडी मैट में नहीं है फिर भी पढ़ना पड़ेगा। अभी और पेपर में आगे चलते हैं, और कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं सर। ये एक और क्वेश्चन आ गया, इसमें देखो क्या पूछा है, टोटल इनकम ऑफ आनंद बोथ एज पर डिफॉल्ट रिजाइम एंड नॉर्मल प्रोविजन। ये हो गया कि इसको न्यू रिजाइम लेनी चाहिए या ओल्ड रिजाइम लेनी चाहिए। ये एक आपका चैप्टर है, टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस। 7 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है उस चैप्टर से, है बड़ा छोटा लेकिन उससे 7 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आता है, तो ये वहां से है। इसमें भी आपको इंटर की नॉलेज चाहिए होगी, क्योंकि वहां पे जो इनकम निकलवा रहा है ना, आप वो देखोगे तो वो इंटर से रिलेटेड पॉइंट्स आपको दिखेंगे कि सर ये तो मैंने इंटर में पढ़ा था, तो उससे रिलेटेड पॉइंट्स होते हैं। अब इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और कहां से आ गया, अब यहां पर आ गया 115 BAA असेसमेंट ऑफ कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। इसमें जो आप पॉइंट्स देखोगे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, नॉर्मल डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन, एटीआईए का डिडक्शन मिल जाएगा, जेजेए का मिल जाएगा, ये भी इंटर में है, फाइनल में नहीं है। इंटर से पढ़ा हुई नॉलेज लेकर के फिर आप कर सकते हैं। तो आप ये सोचिए कि जो आप इंटर पढ़ के आ गए हो ना वो भी पढ़ना है, हालांकि वो पूरा नहीं पढ़ना, लेकिन उसके काफी सारे चैप्टर्स यहाँ पे पढ़ने हैं, जो मैं बताऊंगा कौन से पढ़ने हैं हमको। फिर ये एक और क्वेश्चन आ गया, इसको देखते हैं कि ये क्वेश्चन किसका है। कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड बाय द कंपनी, ये कैपिटल गेन का क्वेश्चन है, रिलीफ फ्रॉम कैपिटल गेन ऑन कन्वर्जन इनटू एन एलएलपी। तो ये कैपिटल गेन सर ये भी इंटर में था, फिर से पढ़ना पड़ेगा आपको यहाँ पर भी। फिर ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखें सिविल कंस्ट्रक्शन, ये एनआर टैक्सेशन का क्वेश्चन है। एनआर टैक्सेशन आप यहीं पढ़ेंगे फाइनल में आकर के, इंटर में आपने एज सच नहीं पढ़ रखा। ये असेसमेंट प्रोसीजर का क्वेश्चन है कि अगर रिटर्न भर देते तो उसके बाद क्या होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। फिर देखिए कि यहां पर क्वेश्चंस किसके हैं, आईसीडीएस का क्वेश्चन दिख रहा है, ब्लैक मनी एक्ट का क्वेश्चन दिख रहा है, छोटे छोटे चैप्टर्स है उनके क्वेश्चन है ये। फिर नेक्स्ट एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट एपीए, ये इंटरनेशनल टैक्स का क्वेश्चन है। एक चैप्टर है इंटरनेशनल टैक्स अकेला 40 नंबर का, 40 मार्क्स का एक चैप्टर, बहुत बड़ा भी नहीं है, जितने नंबर का है
उससे कम ही क्लास लगेगी, मतलब 40 से भी कम क्लास में आप 40 नंबर कवर करोगे। और हमारा मेन फोकस रहेगा कि इसको हर जगह से कर ले इस चैप्टर को, क्योंकि फाइनल के डायरेक्ट टैक्स में अगर पास होना है तो आप एक चीज सोच लीजिए कि मुझे इंटरनेशनल टैक्स अच्छा कर लेना है। अगर आप इंटरनेशनल टैक्स अच्छा कर लेते हो ना, तो आपके 40 नंबर का तो एक चैप्टर है वो, उसको ऐसा कर लो कि इसमें से कहीं से कोई भी क्वेश्चन पूछ ले कर ही देंगे। तो जैसे ही ये इंश्योर करा तो जो मिनिमम 40 है वो तो पूरे हो गए आपके, मिनिमम 40 की सिक्योरिटी तो ये चैप्टर ही दे देगा। लेकिन इसको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, तो हम हर तरीके से करेंगे इस चैप्टर को। ये एनआर टैक्सेशन का क्वेश्चन है, क्रिकेटर रेजिडेंट इंडिविजुअल है, और कंट्री एक्स में ये नॉन रेजिडेंट मान लीजिए इंटरनेशनल टैक्स का पार्ट है। 7 नंबर का ये आ गया इंटरनेशनल टैक्स, 7 नंबर का और आ गया इंटरनेशनल टैक्स। ये भी इंटरनेशनल टैक्स का क्वेश्चन है, ये आ गया 7 मार्क्स का, और हो गया 21 नंबर का इंटरनेशनल टैक्स। ये भी इंटरनेशनल टैक्स का क्वेश्चन है, 28 नंबर का इंटरनेशनल टैक्स हो गया। ये जो पार्ट है ना, ये जनरली बच्चे छोड़ के आते हैं। ये क्या है सर? ये है केस स्टडीज, केस लॉज। इसमें क्या होता है कि आपको केसेस के नाम याद रखने होते हैं, फिर डिफरेंट डिफरेंट केस का रेफरेंस लेकर के आंसर देना होता है, जिसको सॉल्व करना आसान नहीं होता काम, और इसमें फिर मार्क्स भी कम ही मिलते हैं। तो ये एक इग्नोरेबल पार्ट है, मतलब आपको बाकी में प्रिपेयर करना है। और इंटरनेशनल टैक्स से एमसीक्यू भी है, तो वहाँ से भी मार्क्स आते हैं, 4-5 एमसीक्यू होते हैं, तो 10-12 नंबर वहाँ, और बीच में एक क्वेश्चन और 7 मार्क्स का आया था। तो ऐसे करके टोटल मिला करके 35 नंबर मिनिमम साइड में और 45 नंबर मैक्सिमम साइड में इंटरनेशनल टैक्स है एक ही चैप्टर इसमें। और बाकी चैप्टर्स पर अभी अपन बात करने वाले हैं। अभी अपन जैसे फाइनल का स्टडी मैट अगर आप देखोगे तो ये 2 पार्ट में डिवाइड आपको दिख रहा होगा। इसमें देखो, जो पहला पार्ट है सेक्शन ए डायरेक्ट टैक्स, वो 60% दिख रहा है, और 40% में क्या दिख रहा है? इंटरनेशनल टैक्स। ये इंटरनेशनल टैक्स में छोटे छोटे टॉपिक्स है, ये 40 नंबर का है। तो आपको दिमाग में बैठा लेना है कि जब मैं सेल्फ स्टडी करूंगा या जब मैं फाइनल की डायरेक्ट टैक्स को प्रिपेयर करूंगा, तो आपकी पहली प्रायोरिटी क्या होगी? इंटरनेशनल टैक्स। ये कम समय में सबसे ज्यादा नंबर देने वाली चीज है। अगर फाइनल की डीटी मेरे को पूछे सर पास कैसे करनी है, पहले क्या करूं, मैं बोलूंगा इंटरनेशनल टैक्स कर लो, अब तुम्हारी टेंशन खत्म, बाकी में से भी तो कुछ तो करके आओगी। तो अगर आप 40 नंबर का ये और 30 नंबर का एमसीक्यू जोड़ दो, तो 70 नंबर तो इसी में हो गए, फिर बाकियों में से करना ही कितना सा रह गया? तो ये दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। हो सकता है 30 नंबर के एमसीक्यू में 8 नंबर इसी के हो, तो 22 नंबर और जोड़ दो, तो 40 और 22 मतलब 60 से 65 नंबर इसको करके और एमसीक्यू को करके लाए जा सकते हैं। हालांकि एमसीक्यू करने के लिए पढ़ा हुआ सब कुछ होना चाहिए, बट कम एफर्ट में ला रहे हैं अपन। एमसीक्यू में कम एफर्ट लगते हैं, आपको प्रोविजन की नॉलेज है, मार्क्स आ जाएंगे। अब अपन बात करते हैं सर इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, वो आप नोट करेंगे मेरे साथ में। केस स्टडी हमेशा तो नहीं आती, अभी 1-2 अटेम्प्ट से आ रही है, बीच में आना बंद हो गई थी, फिर अभी वापस आने लग गई। तो आ भी सकती और नहीं भी आ सकती। शुरुआती 2-3 क्लास तक आराम आराम से पढ़ेंगे बेसिक्स वाला चैप्टर, तब तक बाकी लोग भी आ जाएंगे, और जब बाकी लोग आ जाएंगे तो अपन पेज थोड़ा बढ़ा देंगे ताकि उनका भी ज़्यादा ना निकले। पेपर नंबर 15 क्या है इसके अंदर, आइए जानते हैं। पेपर नंबर 15 जो है, ये मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाने वाला हूँ बता दूं, एक बहुत मेजर चेंज आने वाला है, डायरेक्ट टैक्स कोड। तो डायरेक्ट टैक्स कोड के अभी पूरे तरीके से प्रोविजंस नोटिफाई हुए नहीं है, लेकिन आपको मैं वो भी बताऊंगा। मीन्स अभी जो डायरेक्ट टैक्स चल रहा है वो भी बताऊंगा, और आगे जो डायरेक्ट टैक्स आने वाला है वो भी बताऊंगा। दोनों टाइप के डायरेक्ट टैक्स मैं आपको बता के चलूंगा कि ये प्रोविजन है और आगे ऐसा हो सकता है। तो आप ये ध्यान रखिए कि आप चाहे दिसंबर 25 में एग्जाम दे, जून 26 में दे, या दिसंबर 26 में दे, ये 3 अटेम्प्ट तक के लिए डायरेक्ट टैक्स में जो भी पढ़ेंगे वो वैलिड रहने वाला है। 3 अटेम्प्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो दिसंबर 25 आने वाला है उसके रिलेटेड तो सारी चीजें आ ही रखी है, पहले से ही रिलीज है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। जो जून 26 में है वो कौन से साल का बजट आएगा? 25 का। तो जो अभी रिसेंटली बजट आया था ना, वो कब से एप्लीकेबल होगा? जून 26 के एग्जाम से लगेगा। दिसंबर में कौन सा बजट लगेगा? 2024 का। तो आप ध्यान रखिए, जिस भी साल में एग्जाम दे रहे हैं ना उसके पिछले साल का बजट लगता है। आप 26 में एग्जाम देंगे तो आप पे 25 का बजट लगेगा, 25 में एग्जाम देंगे तो 24 का बजट लगेगा। इससे आप इस तरीके से आपको याद रखना है चीज। तो पेपर नंबर 15
दो पार्ट में बटा हुआ है, जैसा कि अभी अपन ने बुक में देखा, और इसका पेपर पैटर्न भी देखेंगे अभी। जो सेक्शन ए है इस पेपर का, वो है हमारा 60 मार्क्स का। और जो सेक्शन बी है, वो है 40 मार्क्स का। काफ़ी सारे रिकॉर्डेड वाले स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर आप एक्सक्लूसिव सीएमए का पढ़ाओगे क्या? भाई ये जो बैच है वही सीएमए का है, तो मैं आपको ऐसी कोई लिस्ट नहीं दूंगा कि ये पढ़ लो, ये छोड़ दो। आपको जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़नी। क्वेश्चन भी इवन आईसीएमआई के सारे सॉल्व करेंगे अपन, तो आपका स्टडी मैट के भी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे क्लास के अंदर ही। अब ये तो मेजर हो गया, इसको अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। पेपर पैटर्न देखते हैं सर, आज के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, इन फ्यूचर अगर चेंज होगा तो अकॉर्डिंगली चेंज कर लेंगे। पेपर पैटर्न क्या है? एमसीक्यू 15 एमसीक्यू आएंगे, 2 मार्क्स ईच के हिसाब से, 30 मार्क्स के आ गए। उसके बाद आएगा डिस्क्रिप्टिव, 7 क्वेश्चन आएंगे डिस्क्रिप्टिव, मल्टीप्लाई 14 मार्क्स का एक, टोटल करो कितना हुआ, 7 इंटू 14, 98 मार्क्स। अगर हम यहाँ टोटल करा जाए तो टोटल कितना हो गया, 128 मार्क्स का। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं, ऊपर देखो बुक का बाइफर्केशन, बुक में क्या कह रहा है, 60 एंड 40, 100 मार्क्स। बट यहां क्या करा हुआ है, देखो एग्जाम पेपर में 128 मार्क्स। इसका मतलब ये हुआ कि 20 मार्क्स का ऐसा कंटेंट है जो कि बुक के अकॉर्डिंग बाइफर्केटेड नहीं है, दिया हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी वो एग्जाम के अंदर आने वाला है। तो जैसे इंटरनेशनल टैक्स 40 मार्क्स का लिखा हुआ है ना, कई अटेम्प्ट ऐसे जिसमें 50-55 मार्क्स तक का भी आया है। तो कुछ कंटेंट्स ऐसे होंगे जिनका बुक में वेटेज कम दे रखा है, लेकिन फिर भी वो एग्जाम में आ सकते हैं ज्यादा, जो बुक में बताए गए हैं उससे भी ज्यादा। अब हम बात करेंगे कि सर हमें चैप्टर्स कौन कौन से पढ़ने हैं फाइनल लेवल के और इंटर लेवल के। फाइनल और इंटर लेवल के चैप्टर इतनी नोट कर लिया आपने चीज। अब अपन चैप्टर्स की लिस्ट देखने वाले कि कौन कौन से चैप्टर्स हम कवर करेंगे। चैप्टर्स टू बी कवर्ड। अब मैं आपको इसमें 2 टाइप की लिस्ट बताने वाला हूं। इंटर लेवल के चैप्टर जो आपको फाइनल में आके पढ़ने पड़ेंगे, और फाइनल के तो है ही। दोनों टाइप के चैप्टर्स की हम लिस्ट देखने वाले। अब जब हम ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो एक कॉपरेशन आपको करना है, आपको आगे बढ़ के मुझे ये बोलना है कि सर हमारा टेस्ट ले लो। जितना आप खुद बोलोगे ना, देखो मैं क्या होता है, मैं आपको बोलूंगा, आपने नहीं दिखाया इंटरेस्ट तो ठीक है मत दो। आप खुद आगे बढ़ के ये बार बार बोलो कि सर ये चैप्टर हो गया टेस्ट ले लो। हर चैप्टर के बाद मैं आपको बोलूंगा इसका टेस्ट होगा। अरे कुछ बच्चे क्या करते, सर रहने दो, 5 दिन बाद ले लेना, 7 दिन बाद ले लेना, फिर वो ध्यान से निकल जाता है और दूसरा चैप्टर आ जाता है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि सर हर चैप्टर के बाद, ना सिर्फ इस सब्जेक्ट में हम तो बोलेंगे, आप खुद आगे होके बोलो कि सर हमारा टेस्ट ले लो, मैम हमारा टेस्ट ले लो। क्योंकि आप ये ध्यान रखिए कि पढ़ने से जो होगा वो होगा, बट टेस्ट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी तभी करते हो जब आप टेस्ट देते हो।
और जब आप टेस्ट देने आते हो ना तो ज़्यादा बैठती है चीज़ दिमाग में। आपने क्लास में पढ़ के गए, लेकिन जब सेल्फ स्टडी करने लगे, अच्छा ये चीज़ थी क्या, ऐसे आता है फिर आपको दिमाग में। तो इसीलिए जितना आप टेस्ट दे सकते हो, खुद आगे होकर के बोलो, आगे होकर के बोलो टीचर को कि हमारा टेस्ट ले लो, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो ये एडवांटेज है आपको कि ऑफलाइन या ऑनलाइन लाइव के अंदर रिकॉर्डेड वालों का नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि हर एक का चैप्टर कंप्लीशन का टाइम अलग है। किसी ने 2 दिन में कर लिया, किसी ने 5 दिन में करा, किसी ने 7 दिन में करा, तो वो पॉसिबल नहीं होता। बट यहाँ पॉसिबल है, तो उसका फायदा उठाना है आपको। अब बात करते हैं सर चैप्टर कौन कौन से पढ़ने। पहले इंटर लेवल के मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इंटर जब आप पढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज पढ़ते हैं बेसिक्स, कि एसएससी क्या होता है, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर। ऑब्वियसली अब फाइनल में आके ये जानने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन एक और चीज पढ़ते हैं वो है टैक्स रेट। यहाँ पे पढ़ेंगे बेसिक्स हम, लेकिन बेसिक्स में क्या पढ़ेंगे, टैक्स रेट्स पढ़ेंगे डायरेक्ट। क्योंकि यहाँ जगह जगह टैक्स निकालना आ जाता है। कहीं भी बोल सकते हैं आपको यहाँ टैक्स निकालो, यहाँ टैक्स निकालो, तो यहाँ पर टैक्स निकालना बहुत नॉर्मल है। तो इसीलिए इंटर लेवल का चैप्टर बेसिक भी पढ़ेंगे, बट बेसिक में क्या पढ़ना है, टैक्स निकालना, टैक्स कैलकुलेशन पढ़नी है आपको। सर हम फिर पढ़ते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस। देखो वैसे तो कोई काम का नहीं है, बट फॉर सेफ्टी पर्पस आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल टैक्स में क्वेश्चन बनाया जा सकता है। फिर आप इंटर में सैलरी पढ़ते हैं, जो यहाँ नहीं पढ़ना, बट बता दूं कि सैलरी का भी क्वेश्चन आया हुआ है। बोले सर सैलरी का क्वेश्चन फाइनल में कैसे आ गया, टैक्स प्लानिंग के अंदर। मीन्स आपकी जनरल नॉलेज चेक करने के लिए। कैसे? आपको बोल देंगे कि ये एक व्यक्ति है, इसकी ये इनकम है, इसको न्यू टैक्स एग्जाम के साथ जाना चाहिए, ओल्ड टैक्स एग्जाम, तो वहाँ पे सैलरी के भी 1-2 पॉइंट डाल दिए। आपको एक एसएससी की इन्फॉर्मेशन दे देंगे, बोलेंगे इसको एचआरए लेना चाहिए या आरएफए लेना चाहिए, दोनों में से क्या फायदेमंद है। ये टैक्स प्लानिंग है। एक चैप्टर है ना जो मैंने बताया कि टैक्स प्लानिंग, टैक्स मैनेजमेंट, उसमें कुछ भी डाल सकते हैं वो, उनके पास छूट है, वो कहीं का कुछ भी डाल दे। बट वो रेयर है। अब उसके लिए आप इतना बड़ा सैलरी चैप्टर नहीं पढ़ सकते। इंटर में पढ़ते हो 30 क्लास तो उसमें लग जाती है, तो यहाँ पर वो टाइम नहीं दे सकते, तो सैलरी आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर आप हाउस प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, वो भी आपको नहीं पढ़ना है। हाउस प्रॉपर्टी तो बस इंटरेस्ट की नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी सी, वो अपन ले ही लेंगे। अगला चैप्टर आता है हमारा पीजीबीपी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट आप फाइनल में अलग एंगल से पढ़ेंगे और कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे इसमें। अब देखो पीजीबीपी के जो क्वेश्चन आपके इंटर में थे ना, वो थे बेसिक लेवल के क्वेश्चन। आप जब ये क्वेश्चन बैंक देखोगे, इस क्वेश्चन बैंक के अंदर मैंने क्वेश्चंस डाल रखे बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, वो करने पड़ेंगे अपने को। मतलब प्रोविजन वही रहेंगे, 90% वही है, 10% एक्स्ट्रा है, लेकिन क्वेश्चन का लेवल 100% एक्स्ट्रा है। मतलब क्वेश्चंस अच्छे लेवल के आने वाले पीजीबीपी के अंदर, और ये इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना। अब क्या होता है कि मान लो कोई बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है, तो वो क्या करेगा, मान लो कोई बच्चा गांव में रहता है, उसको कुछ नहीं पता, वो इंस्टीट्यूट जो बुक देता है उससे पढ़ लेता है, वो बेचारा वो बुक लेगा, जो भी बुक में सब पढ़ लेगा, वो बुक में पीजीबीपी नहीं है, उसने पढ़ लिया और फिर एग्जाम में कुछ और ही आ रहा है। तो इसीलिए ये जानना जरूरी है कि ये चैप्टर्स भी आते हैं। अगला चैप्टर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ये आपके इंटर में भी था, फाइनल में भी है और इंपॉर्टेंट भी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। इसके अलावा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, क्लबिंग फिर भी काम का नहीं है, यहाँ पर क्लबिंग फिर भी नहीं आता। फिर एक चैप्टर जो अगेन इंपॉर्टेंट है, अभी अभी देखो हम जब क्वेश्चन देख रहे थे तो वहां पे डिडक्शंस आ रहे थे, तो इसलिए डिडक्शंस इंपॉर्टेंट हो गया, पढ़ना पड़ेगा ये तो आपको, डिडक्शंस तो पहले ही। इसके अलावा सर डिडक्शंस के बाद लगभग कोर्स आपका खत्म हो जाता है इंटर का, फिर छोटे मोटे बचते हैं। उनमें एक टॉपिक होता है टीडीएस, यहाँ पढ़ना पड़ेगा। इंटर में हो सकता है 2-3 क्लास में खत्म हो गया हो, यहाँ 5-6 क्लास तक भी लग सकती है। यहाँ टीडीएस डिटेल में पढ़ोगे आप। इधर भी मैं टीडीएस लिखूंगा, इंटर लेवल का टीडीएस पढ़ना है प्लस एक्स्ट्रा भी पढ़ना है टीडीएस। यहाँ इंटर में नॉन रेसिडेंट का टीडीएस नहीं है, मतलब सब इंडिया इंडिया का ही मामला चल रहा होता है। फाइनल में आप ना सिर्फ इंडिया बल्कि बाहर की बातें भी करोगे, तो इसलिए नॉन रेजिडेंट का टीडीएस भी आएगा। तो ये कुछ चैप्टर है मेनली जो आपको इंटर लेवल के हैं और यहाँ पर फाइनल में आकर के पढ़ने हैं।
फाइनल में क्या क्या पढ़ना है सर? अभी जो आपको इंडेक्स दिख रहा है ना वो भी अलग है, उसमें अब मैं मेन मेन चैप्टर लिखूंगा, डिटेल तो आपके पास है ही। अगर आप कंसेप्ट बुक खोलते हो तो उसके अंदर डिटेल में सब कुछ दे रखा है। अब फाइनल के कौन कौन से चैप्टर है जिसको अपन महत्व देंगे या इंपॉर्टेंट है? सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में इंटरनेशनल टैक्स है, बट उसके छोटे छोटे चैप्टर्स है, वो मैं लिखने वाला हूँ। डीटी डबल ए। डीटी डबल ए का मतलब है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। डबल टैक्सेशन ये किस टाइप का चैप्टर होने वाला है? कई लोग फॉरेन जाके इनकम कमाते हैं, वहां पे टैक्स लग जाता है, फिर वो इनकम भारत में लेके आते हैं, फिर से टैक्स लग जाता है। तो जब एक ही इनकम पर दो बार टैक्स लगे, इसको क्या बोलते हैं? डबल टैक्सेशन। तो डबल टैक्सेशन से कैसे बचा जाए, उसमें क्या क्या रिलीफ्स है, वो इस चैप्टर के अंदर आप पढ़ोगे। तो इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे कि एक पर्सन है, इंडिया के बाहर गया, वहां इनकम कमाई, लेकर के आया, फिर टैक्स लग गया। 100% या तो 7 का आएगा या 14 नंबर, 7 या 14 मार्क्स का टॉपिक है, और लगभग 3-4 क्लास का ही टॉपिक है। तो 3-4 क्लास का ही टॉपिक है, और ये भी कंफर्म है या तो 7 नंबर का आएगा या 14 नंबर का आएगा, पक्का है मतलब। तो बहुत ज्यादा एंश्योरिटी है कि भाई ये तो आना ही आना है, डीटी डबल ए। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसफर प्राइसिंग। ये भी इंटरनेशनल टैक्स का ही पार्ट है। 100% है, या तो 14 का आएगा या 21 का आएगा या 28 का आएगा। 12-15 क्लास का टॉपिक है, लेकिन 15 क्लास में आपको ये पक्का है कि ये या तो मिनिमम से मिनिमम 14 तो आता ही है, अभी पेपर भी देख रहे थे, और 3 क्वेश्चन थे वैसे तो 21 से लेकर के 35 मार्क्स तक का ये टॉपिक है। तो मतलब फाइनल के अंदर जो मैंने आपको बोला कि अगर तुमने इंटरनेशनल टैक्स अच्छे से कर लिया तो धन्य हो तुम, कितने ही नंबर तक पहुंच सकते हो। तो इसलिए मैं इसको बार बार जोर दे रहा हूं कि इसको अपने को बहुत अच्छे से करना है। उसके बाद में क्या है सर? नेक्स्ट है इक्वलाइजेशन लेवी। फिर नेक्स्ट है एनआर टैक्सेशन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन। ये सब इंटरनेशनल टैक्स के पार्ट ही। फिर इसके बाद में आगे अपन जाते हैं, तो आगे आपका एडवांस रूलिंग। नेक्स्ट चैप्टर आता है अपना असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट, जो अपन पढ़ने वाले हैं, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। अब ट्रस्ट भी दो टाइप की है। आप यहाँ पे सीखोगे कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, एनजीओ, इनका टैक्स कैसे निकलता है, वो इस चैप्टर में सीखोगे। चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट। और एक है इसके अंदर बिजनेस ट्रस्ट। पीजीबीपी और कैपिटल गेन इधर भी पढ़ना है तो वो मैं उधर लिख चुका हूं इंटर के अंदर, तो इधर दोबारा नहीं लिख रहे। फिर आता है रिटर्न ऑफ इनकम। ये आपने इंटर में भी पढ़ा है, तो मैं चाहे तो इसको उधर भी लिख सकता हूँ। इंटर का टॉपिक है रिटर्न ऑफ इनकम, लगभग वही है पूरा, बट उसके आगे का पार्ट आपने वहां नहीं पढ़ा है। असेसमेंट प्रोसीजर, अपील्स एंड रिवीजन, पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन। ये चैप्टर आपने नहीं पढ़ रखे हैं किसी भी एंगल से।
असेसमेंट ऑफ कंपनी, नेक्स्ट मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, मैट। आप इंटर में एएमटी पढ़ते हो, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। यहां पे पढ़ोगे मैट मिनिमम अल्टरनेट टैक्स के इतना टैक्स तो देना ही पड़ेगा। एक छोटा सा टॉपिक है टनेज टैक्सेशन। एक और छोटा सा टॉपिक है, छोटे इतने के एक एक दो दो क्लास के, कार्बन क्रेडिट। ये सब फाइनल के अंदर है आपके। एक टॉपिक जिसके अभी क्वेश्चंस मैंने बोले थे कि आपको कॉन्स्टेंटली आ रहे हैं, टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत छोटा सा, लेकिन ये कंटिन्यूअसली एग्जाम में आ रहा है। एक है ब्लैक मनी एक्ट, ये तो 2-3 नंबर का आता है बस। एंड एक टॉपिक है आईसीडीएस। ये सारे टॉपिक्स हमारे फाइनल के अंदर देखने को। आईसीडीएस पहले इंटर में भी होता था बट अब हटा दिया है, तो सिर्फ फाइनल में ही आईसीडीएस होने वाला है। अब इन सब के अंदर हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं हमारे बेसिक्स चैप्टर को, जिसकी बात करते हैं अपन। बेसिक्स चैप्टर के अंदर क्या है? टैक्स रेट्स। तो टैक्स रेट्स की बात करेंगे अपन। तो जो पहला चैप्टर है वो है हमारा टैक्स रेट्स का। इसमें अपन अलग अलग असेसीज की टैक्स रेट देखने वाले क्या क्या है। तो देखिए टैक्स कैसे निकालते हैं, ये आपने इंटर में भी पढ़ा है और फाइनल में भी पढ़ा है, और सेम ही है टैक्स निकालने में, ऐसा कुछ नहीं। बट कुछ चेंजेस आ गए हैं जो आप इंटर में पढ़ के आए थे और फाइनल में पढ़ रहे हो। कहाँ चेंजेस आए हैं? स्लैब रेट बदल गई है जो आपने पढ़ी थी और अभी उसमें। इसके अलावा सरचार्ज की थोड़ी बहुत एक आधी रेट चेंज हो गई है। रिबेट 87 एक ही चेंज हो गई है जो आपने इंटर में पढ़ी थी और अब फाइनल में आके पढ़ रहे हो, वहाँ भी चेंज है। इसके अलावा कैपिटल गेन की जो टैक्स रेट है वो भी चेंज हो गई है। तो आपके लिए इस बेसिक्स चैप्टर में बहुत सारे अमेंडमेंट है, और मान के चलिए कि यहां से 2 नंबर 4 नंबर का तो सेपरेट क्वेश्चन एमसीक्यू या कहीं पर, और अदर चैप्टर में इसका रोल बहुत है। जगह जगह आपको टैक्स निकालना होगा, जब तक ये चैप्टर आता नहीं होगा टैक्स ही नहीं निकाल पाओगे। जैसे अगर आपको इंटरनेशनल टैक्स पढ़ना है तो वहां पे बार बार टैक्स ही निकालना होता है, तो इसलिए टैक्स निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और टैक्स निकालना सीखने के लिए अपने को क्या सीखनी पड़ेगी? टैक्स रेट्स। तो पहले वही जान रहे हैं अपन, टैक्स की रेट्स क्या क्या है। अभी आज तो कुछ ही रेट बता रहा हूं, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन इसको डिटेल में पढ़ेंगे। टैक्स रेट्स अलग अलग असेसीज के लिए अलग अलग है। सबसे पहले हम देखें तो इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, इन पे कौन सी टैक्स की रेट लगती है? इन पे लगती है स्लैब रेट। और इसमें अमेंडमेंट है तो लिख भी लेना अमेंडमेंट। और इसमें एक स्पेशल बात यह है कि दिसंबर 25 वालों के लिए अलग है,
जून वालों के लिए अलग टैक्स रेट है। तो दोनों एग्जाम्स में चेंज आएगा। फिर उसके बाद में सेकंड फॉर्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी। स्टार मैंने बना दिया, जहां भी अमेंडमेंट हो गए ना पूरे सब्जेक्ट में, जहां भी अपन पढ़ेंगे कहीं भी अमेंडमेंट होगा तो ऐसे स्टार बना दिया जाएगा। इनके ऊपर टैक्स की रेट काफी समय से चेंज नहीं हुई है। क्या टैक्स रेट लगती थी इस पे टैक्स रेट है आपकी 30% फॉर्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी पे। थर्ड वन जहां पर अमेंडमेंट हुआ है, कंपनी। कंपनी दो प्रकार की होती है टैक्स रेट पर्पस के लिए, एक तो डोमेस्टिक कंपनी और दूसरी है हमारी फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी पर टैक्स की रेट क्या है बताओ कितनी है? 40%। ये आपने पढ़ी थी, अब चेंज हो गई है अमेंडमेंट। फॉरेन कंपनी पर टैक्स की रेट है अब से 35%। जब आप लोग इंटर में थे तो आपने पढ़ी थी 40%, बट अब से 35% है। डोमेस्टिक कंपनी दो पार्ट में हम बांट रहे हैं, एक छोटी डोमेस्टिक कंपनी और एक बड़ी डोमेस्टिक कंपनी। अब छोटी बड़ी वैसे एक्ट में नहीं लिखा है, बट हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए छोटी और बड़ी में बांट दिया है। छोटी डोमेस्टिक कंपनी पर 25% की रेट से टैक्स लगेगा, हम जानेंगे इसका मतलब क्या है। और बड़ी डोमेस्टिक कंपनी पर 30% की रेट से टैक्स लगेगा। मीनिंग ऑफ स्मॉल डोमेस्टिक कंपनी, जो दिसंबर में एग्जाम देगा 22-23 लिखना है यहाँ पे, 23-24 की जगह। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि इन पे तो लगेगी स्लैब रेट, जिसको हमें डिटेल में डिस्कस करना है। इधर फार्म एलएलपी ये 100 रुपए भी कमाएंगे तो 30% टैक्स है बस सीधा। कंपनी में देखो तो फॉरेन कंपनी के ऊपर अमेंडमेंट हो गया है, 40% की जगह 35% का टैक्स कर दिया, कम कर दिया टैक्स। वहीं डोमेस्टिक कंपनी में अनचेंज्ड है, छोटी पे 25 और बड़ी पे 30। बट बात यह है कि छोटी और बड़ी का मतलब क्या है। देखो अगर क्वेश्चन साइलेंट है, आपको कुछ नहीं बोले, सिर्फ ऐसे बोल दे डोमेस्टिक कंपनी,
तो आपको 30% से टैक्स लगाना है। अगर क्वेश्चन में कभी कुछ नहीं बोले, टर्नओवर के बारे में कुछ नहीं बताया, तो आपको ध्यान रखिएगा 30% से टैक्स लगाना है। बट अगर आपको टर्नओवर दे दे, तो यहां पर देखो टर्नओवर कौन से साल का देख रहे हैं, मैं अभी प्रीवियस ईयर बात करूंगा 25-26 के अकॉर्डिंगली आप समझ लिए लेते कैसे, डिजाइन कैसे करते हैं ये समझना है। देखो जैसे प्रीवियस ईयर 25-26 है, इसके लिए टैक्स रेट देखनी है, तो टर्नओवर किसका देखेंगे, 25-26 का भी नहीं देख रहे, 24-25 का भी नहीं देख रहे, किसका देख रहे हैं, 23-24 का। ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? देखिए पहली चीज तो देखिए, 25-26 के लिए टैक्स रेट देखनी है। 25-26 का बजट आ जाएगा फरवरी में, फरवरी 25 में बजट आ जाएगा कि अप्रैल 25 से क्या टैक्स रेट लगने वाली है। अब इसमें एक बात ध्यान से देखिएगा, जैसे अभी बजट आ गया, जो भी बजट आया वो कब से लगेगा, 1 अप्रैल 25 से। अब ये साल आ गया है क्या, ये साल तो आएगा। जब लॉ बनता है ना तो चीज फाइनल होनी चाहिए, कंटिंजेंट नहीं बना सकते। अगर ये ऐसे लिख दे कि 25-26 में टर्नओवर 400 करोड़ तक जिसका रहेगा उसके ऊपर लगेगा 25%, तो पहली बात तो 25-26 आया ही नहीं है जब ये बजट आ रहा है। दूसरी बात, टैक्स तो आपको पता है, अब इंटर पढ़ के एडवांस में भी देना पड़ता है, 10,000 से ऊपर टैक्स बन रहा है तो फिर ये कंपनी अपना एडवांस टैक्स कैसे भरेगी, क्योंकि इसकी तो टैक्स रेट ही फाइनल नहीं होगी। इसका टर्नओवर कब फाइनल होगा, जो 25-26 पूरा एंड हो जाएगा तब। तो 25-26 तो लिख ही नहीं सकते, क्योंकि वो साल ना तो अभी आया है, पता ही नहीं उसमें टर्नओवर कितना होगा, क्या होगा, कैसे होगा, पता ही नहीं है। इस वजह से लॉ मेकर ने, गवर्नमेंट ने एक्ट में 25-26 तो नहीं लिखा। हालांकि टैक्स रेट 25-26 के लिए देख रहे हैं, तो जिसकी टैक्स रेट देख रहे हैं उसी साल का टर्नओवर नहीं देख सकते, क्योंकि वो साल ना तो बजट बनाते टाइम आया था, और आके जब वो पूरा कंप्लीट होगा तब तक तो हमको टैक्स रेट पहले चाहिए। कोई साल चालू हो रहा है उसके पहले ही हमको फाइनल टैक्स रेट चाहिए कि इस साल से क्या लगने वाली। बोले सर ये नहीं लिया, कोई बात नहीं, 24-25 ले लेते, 24-25 का टर्नओवर देख लेते ना। अभी देखो बजट कब बन रहा था, फरवरी में। पहली बात तो ये कि जब बजट बना रहे थे उस समय तक 24-25 भी खत्म नहीं हुआ था, पहली बात। दूसरी बात, मान लो सर मार्च में तो पता चल ही जाएगा ना, अगला साल शुरू होने से पहले तो ले ही सकते हैं। एक और प्रॉब्लम है, क्या ईयर एंड होते ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो टर्नओवर है वो फाइनल है क्या? जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने बनाए फिर उसकी पूरी प्रोसेसिंग होती है, फिर ऑडिट होती है, ऑडिट होने के बाद माने जाते हैं कि आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखा हुआ है वो सब सही है और फाइनल है। तो 24-25 का भी टर्नओवर कब फाइनल होगा, सितंबर तक ऑडिट होगी, फिर रिटर्न उसका अक्टूबर तक भर सकते हो आप, तब जाकर के फाइनल होगा इस साल का टर्नओवर। तो जब फरवरी में बैठ के बजट बन रहा था उस समय ना तो ये साल खत्म हुआ था, पहली बात। दूसरी बात, साल खत्म होते ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनल नहीं होते, इसके भी फाइनल होते होते सितंबर अक्टूबर आ जाएगा। हमको तो अप्रैल से पहले ही सब कुछ चाहिए। तो बोले कोई बात नहीं, एक साल और पीछे जाओ। 23-24 में क्या हुआ, 23-24 साल खत्म हो चुका होगा मार्च 24 को, इसकी सितंबर तक ऑडिट वगैरह सब कंप्लीट होगी। मीन्स ये एक ऐसा साल है जो पूरे तरीके से क्लोज हो चुका है, ऑडिट भी हो रखी है। और दूसरी बात, कोई भी व्यक्ति पीछे जाके अपने टर्नओवर को कम ज्यादा नहीं कर सकता, नहीं तो यहां पर तो मैनिपुलेट कर देगा ना। अगला आदमी का मान लो किसी का टर्नओवर 390 करोड़ पहुंच गया है, वो सेल्स इस साल में कम दिखाएगा, अगले साल में ज्यादा दिखा देगा। क्यों? ताकि इस साल तो 400 करोड़ के नीचे ही रहूं और मेरे ऊपर 25% का ही टैक्स लगे। तो इनमें मैनिपुलेशन भी पॉसिबल है, क्योंकि ये साल तो अभी चल रहा है, बजट फरवरी में बैठ के सोचना, ये साल तो अभी चल रहा है जब हम बजट बना रहे हैं, और दूसरा ये तो आया ही नहीं है। तो हर आदमी क्या कैसे करेगा कि इस साल 400 करोड़ के नीचे ही रखना है, नीचे ही दिखाना है, ताकि 25% ही टैक्स लगे। तो सरकार ने ये लफड़ा ही खत्म कर दिया, बोले ये साल तो आया नहीं तो इसको तो लेंगे नहीं, ये साल अभी चल रहा है, फिर खत्म होगा, फिर कंप्लीट होगा, तो इसको भी नहीं लेना, तो ऐसा साल लेना है जो इसको कंप्लीट हो गया। इसी वजह से यहाँ क्या लिखा हुआ है, 23-24। अब दिसंबर 25 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो यहाँ सब जगह एक एक साल पीछे हो जाएगा। कि भाई लॉजिक समझना है आपको, जिस प्रीवियस ईयर की टैक्स रेट चाहिए उसको नहीं लेते, उससे पिछले वाले को भी नहीं लेते क्योंकि वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है, उससे पिछले वाले को लेते हैं। क्लियर है आपको ये लॉजिक के ऐसा क्यों लिखा होगा? अब अपन इससे आगे नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे और टैक्स रेट्स के बारे में, स्लैब रेट्स के बारे में, अमेंडमेंट क्या क्या हुए हैं उसको देखेंगे। आज अपन करेंगे इतना ही। ऑनलाइन में सभी को क्लियर है क्या बेटा? सभी लोग बताइए मुझे फटाफट से, जितनी बात पढ़ी वो क्लियर है क्या? नोटबुक्स आपकी फटाफट से आप शुरुआत से ही बना के रखेंगे, ऐसे नहीं कि सर थोड़े दिन तो रफ कॉपी में कर लूँ, नहीं बाद में ले आऊँगा, काम बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा।